आज रीता कुमारी के कथा संसार में सुनते हैं पटना की सुप्रसिद्ध लेखिका रीता कुमारी जी की एक और कहानी, सुनहरी धूप। कहानी सुनाने से पहले आप सबों से अनुरोध है कि अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी लिखें ताकि मुझे पता चल सके कि यह कहानी आपको कितनी पसंद आई। तो चलिए सुनते हैं लेखिका रीता कुमारी जी की कहानी, सुनहरी धूप। सुबह की सुनहरी धूप मालती के बालकनी में उतर आई थी, जो धीरे धीरे बढ़ते हुए अब पूरे बालकनी में पसर गई थी। मालती को सुबह की यह सुनहरी धूप बहुत प्यारी लगती थी। उसने अपने इस बालकनी में तरह तरह के फूलों के पेड़ पौधे लगा रखे थे। सुबह की चाय पीने के लिए वह गार्डन टेबल के साथ ही वहाँ पर अपने बेटे अनुज का पालना भी लगा रखी थी। जब तक वह चाय बनाती, माधव भी वहाँ आ बैठता। उसे लगता जैसे सारे जहाँ की खुशियाँ उसके आंगन में उतर आई हों। उस परिवार के लिए दिन का वह सबसे खुशनसीब पल होता था। कभी कभी मालती को लगता समय जीवन में बहुत कुछ बदल देता है। मात्र 2 वर्ष की उम्र में ही वह माँ को खोकर सौतेली माँ की छत्र छाया में पली बढ़ी थी, जिन्होंने वर्षों तक उस घर में उसके रहने के बाद भी उसे घर का सदस्य नहीं माना। उसके पापा हर तरह से समर्थ होते हुए भी उसे बोझ समझकर दिल्ली पुलिस में कार्यरत सब इंस्पेक्टर माधव के साथ मात्र 18 वर्ष की उम्र में ही उसे ब्याह दिया था। न उसकी पढ़ाई की उन्होंने चिंता की थी, न उसके सपनों की। माधव उससे पूरे 10 वर्ष बड़ा था। वह एक कस्बे नुमा शहर से निकलकर दिल्ली जैसे महानगर में आ गई थी। उसने इसे अपना नसीब समझा और माधव के साथ ही अपनी खुशियाँ ढूंढ ली। वह माधव के साथ बहुत खुश थी। उसने पलटकर भी कभी वापस हाजीपुर जाने की कोशिश नहीं की। माधव ने शादी के पहले से ही इस छोटे से फ्लैट को बुक कर रखा था, जो शादी के बाद उन्हें मिल गया था। इत्तेफाक से उसकी बचपन की सहेली लता भी दिल्ली में उसके फ्लैट के पास ही रहती थी। लता के संग उसे बेहद सुकून महसूस होता। लता के साथ उसका देवर अविनाश भी वहाँ रहकर नौकरी की तलाश कर रहा था। मालती की उससे भी अच्छी दोस्ती हो गई थी। ज़रूरत पड़ने पर वह उसके छोटे मोटे काम भी कर देता था। उसे लगता उसकी सारी खुशियाँ लौट आई है। उसके जीवन में सिर्फ सुख और अब सुकून ही है। तभी जाने कब दबे पाँव आकर काल ने एक बार फिर उसके ऊपर दुर्भाग्य की चादर उठा गया। माधव आतंकवादियों के गोली का शिकार हो गया। सुबह में टिफ़िन लेकर घर से निकला माधव शाम को तिरंगा में लिपटा घर वापस आया था। उसका दिल हाहाकार कर उठा। सूनी आँखों से खून से भरे माधव के शरीर को देखती रह गई थी। निरीह विवश मालती की वाणी ही मौन हो गई थी और आंखें वीरान। उसका जीवन एक बार फिर निष्पन्द हो चला था। मायके और ससुराल वाले दोनों आए, पर दोनों की अपनी अपनी दलीलें थीं। पति को खोकर बिल्कुल अकेली और बेसहारा हो गई मालती के पिता ने इसे उसके भाग्य का खेल बता उसे हिम्मत से काम लेने का पाठ पढ़ाया और ससुराल वालों के संग तालमेल बनाकर चलने की सलाह भी दी। फिर माधव की 13वीं के बाद वह लौट गए थे। वह जानती थी 7वें फेरे के बाद ही वह अपने पिता के लिए पराई हो गई थी। एक आम पिता की तरह उन्होंने भी उसे जन्म देने का अपना फ़र्ज निभा दिया था। आगे उसका अपना प्रारब्ध, जिए या मरे। इस मुसीबत में उन्होंने बेटी को एक बार भी हाजीपुर चलने के लिए नहीं कहा। ससुराल वाले को भी मालती और उसके बेटा से ज़्यादा माधव की मृत्यु के बाद मिलने वाले मुआवजा और पेंशन से सरोकार था। उन लोग के साथ माधव का खून का रिश्ता था, इसलिए वे लोग पैसों पर अपना हक समझते थे। उन लोगों ने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा ज़रूर, पर उनकी मंशा समझकर उसने खुद ही ससुराल वालों के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। फिर तो पति का
विरासत, उसका फ्लैट और पेंशन ही उसके जीने का आधार बना। मात्र 2 वर्ष की उम्र में माँ के प्यार से दूर होने वाली मालती 3 वर्ष बाद ही पति के प्यार से भी दूर हो गई थी। अब उसके जीवन का एकमात्र प्यार का रिश्ता और लक्ष्य उसका बेटा रह गया था, जिसे वह अच्छी शिक्षा दे बड़ा आदमी बनाना चाहती थी। कभी स्कूल में सीखी गई कढ़ाई सिलाई को उसने अपने आजीविका का साधन बनाने का फैसला किया। थोड़ी सी आधुनिक सिलाई का ट्रेनिंग ले वह अपने बुटीक में ट्रेडिशनल ड्रेस को आधुनिक रंग ढंग देने लगी, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया और उसका छोटा सा बुटीक चल निकला। सफलता मिलने के साथ उसका आत्मविश्वास भी बढ़ा। फिर तो वह न दिन देखती न रात अपने काम में जुटी रहती। कभी कभी उसे लगता वह अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए मशीनों के बीच एक मशीन बनकर रह गई थी। मेहनत के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, क्योंकि बेटा को अच्छे और प्रसिद्ध स्कूल में पढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। उसका कठोर परिश्रम रंग लाया। उसका बेटा शहर के जाने माने स्कूल में पढ़ने लगा। जीवन की इस तपती धूप में एकमात्र छाया लता का घर और स्नेही था, जहाँ उसे सुकून मिलता, जीवन में किसी अपने के होने का एहसास होता। लता अक्सर उसे समझाती भी, कुछ अपने पर भी ध्यान दिया कर, तुम्हारी उम्र ही क्या है। जब अनुज बड़ा हो, चिड़ियों के बच्चा जैसा उड़ना सीख फुर हो जाएगा, बाबली तब तू क्या करेगी? कुछ सोचा है? कितनी अकेली पड़ जाएगी। अनुज को भी अपने पिता के संरक्षण अनुशासन की ज़रूरत है। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। तू कहे तो मैं तुम्हारे लिए ऐसे ही किसी साथी की तलाश करूं, जो तुम दोनों माँ बेटों का संरक्षक बने। तुम समझती क्यों नहीं हो? मुझे अपने बेटे के लिए सौतेला पिता नहीं चाहिए। वह तुनक जाती। तब वह अपने विषय में कुछ भी सोचने समझने की जहमत नहीं उठाती थी। हालांकि वह अच्छी तरह जानती थी कि लता का इशारा अपने देवर अविनाश की तरफ था, जो भले ही उसके सामने अब तक अपने दिल की बात प्रकट नहीं कर पाया था, फिर भी माधव की अकाल मृत्यु से उसके मन में उपजी मालती के लिए सहानुभूति धीरे धीरे प्यार में बदल गया था। पर मालती के लिए उसका बेटा ही सब कुछ था। जब वह बेटा को अपने सीने से लगाती तो उसे लगता जैसे खुशी के असीम पल उसके आगोश में सिमट आए हो। माधव के जाने के बाद से माँ बेटा के बीच ऐसी अंतरंगता आ गई थी, जिसके सामने संसार का बड़ा से बड़ा सुख भी कोई मायने नहीं रखता था। यह एक माँ का अपने पुत्र के लिए सर्वस्व त्यागी प्रेम था। कभी कभी तो उसे यह सोचकर भी शर्म आती कि अब महीनों उसे अपने दिवंगत प्राण प्रिय पति का चेहरा भी याद नहीं आता। बेटा भी उसे बहुत प्यार करता था। वह सिर्फ उसकी माँ ही नहीं, उसकी सबसे अच्छी दोस्त, सलाहकार और उसकी गुरु भी थी। दिन भर में घटी एक एक बात बेटा उसे बताता। पढ़ने में तो कुशाग्र था ही। अच्छे स्कूल के साथ साथ मालती ने घर पर पढ़ाने के लिए भी शिक्षक नियुक्त कर दिया था। पर जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, माँ से दूर हो रहा था। अब उसके ज्ञान का क्षेत्र बड़ा हो रहा था। पहले की तरह माँ के आसपास चक्कर काटने के बदले अपना ज़्यादा समय दोस्त और संग जीवन के नई नई जानकारियाँ हासिल करने में गुजारने लगा। दिन चाहे जैसे भी हो, अच्छे या बुरे कट ही जाते हैं। मालती के भी दुख के दिन बीते। अहमदाबाद के प्रसिद्ध मैनेजमेंट कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी कर अब उसका बेटा दिल्ली में ही नौकरी करने लगा था। मालती के सारे अरमान पूरे हो गए थे। जब बेटा ने अपनी पहली कमाई लाकर उसके हथेलियों पर रखा, उसकी आंखें भर आई। वह पैसे वापस लौटाते हुए बोली, अचानक बरसों से मन में एक इच्छा है जो तुम पूरी कर दो। इस पैसों का मुझे क्या करना है? इस पैसों को तो तुम ही रखो, बस तुम अब शादी कर लो। यही एक अरमान अब मन में रह गया है। बेटा ने हंसकर टाल दिया। फिर तो वह उसके पीछे ही पड़ गई। कब से उसने उसके लिए एक अच्छे स्वभाव की सुंदर और मॉडर्न लड़की देख रखी थी।
बस अनुज के हाँ करने की देर थी, फिर तो वह शहनाई बजवाने में देर न लगाती। जब से अनुज ने नौकरी पकड़ी थी, उसने शादी की थोड़ी थोड़ी तैयारियां भी शुरू कर दी थी। अपने कई पुराने गहने तुलवा कर नए बनवा दिए थे। शादी ब्याह के गाने याद कर डायरी में लिखने लगी थी। एक दिन जब बेटा ने कहा जल्द ही वह अपनी शादी के फैसला के विषय में उसे सरप्राइज़ देगा, वह रात भर खुशी के मारे सो नहीं पाई। दूसरे दिन जब वह अपने बुटीक से लौटी, घर आई तो डोरबेल बजा। दरवाज़ा खोलते ही सामने बेटा खड़ा था, साथ में एक मॉडर्न ड्रेस में सजी धजी गोरी सुदर्शना लड़की उसके बेटा से सटकर खड़ी थी, जो निश्चित रूप से उसकी बहू थी। विदेशियों सी पोशाक और वैसे ही छोटे छोटे बाल। बेटा कह रहा था, माँ आपको बहू चाहिए थी ना, तो ले आया हूँ, आशीर्वाद दीजिए। वह सुन जरवत खड़ी थी। बेटा के एक ही अविवेकी ठोकर ने उसके अब तक देखे गए सारे सपने को चूर चूर कर बिखेर दिया था। किसी तरह अपने को संभालती वह दरवाजे से हटकर उन्हें अंदर आने का रास्ता दिया और सोफा पर बैठाकर मुड़ी तो उसका हाथ थामते हुए अनुज बोला, माँ मैं क्या करता। निशा के माता पिता किसी भी शर्त पर हमारी शादी के लिए तैयार ही नहीं थे, अतः हमने छुपकर आज कोर्ट में शादी कर ली। वह बेटा का हाथ थपथपाकर अपने आंसू छिपाती आगे बैठी रही। दोनों माँ बेटा दोस्त की तरह थे। कम से कम एक बार बताया होता कि वह शादी करना चाहता है। मालती को बेटा के इस तरह विवाह कर लेने से गहरा हाथ लगा। बिना किसी पूर्व सूचना के बेटा ने शादी कर जो उसे अंगूठा दिखाया था, वह उसके भोले निष्कपट चित्त को सांसारिकता का पाठ पढ़ाने के लिए बहुत था। फिर भी वह एक समझदार आधुनिका सास की तरह सभी आत्मीय स्वजन को बुलाकर एक रिसेप्शन पार्टी का आयोजन करवा दी थी। दूसरे दिन ही दोनों नैनीताल चले गए थे। एक हफ्ता बाद जब बेटा बहू वहाँ से लौटे तो बेटा को एक नया धुन चढ़ गया, अमेरिका जाने का। उसने समझाने की बहुत कोशिश की, अपने देश में भी काम की कमी नहीं है, इसलिए यही काम करो। सोचो जरा, तुम्हारे विदेश जाकर बस जाने से मैं तुम्हारे बिना कितनी अकेली हो जाऊंगी। तुम्हारे अलावा इस दुनिया में मेरा है ही कौन। और बेटा अपनी तरक्की की दुहाई दे अमेरिका जाने की जिद पर अड़ा रहा। आहत स्वाभिमान का बोझ उठाना अब उसके लिए मुश्किल था। उसने बेटा को अपने मोह के बंधन से मुक्त कर दिया। बेटा के प्रगति में बाधा कैसे बनती। वैसे भी जब किसी को कोई सबसे ज़्यादा प्यार करता है और उसी के जीवन में उसका स्थान दोयम दर्जे का हो जाए तो उसे सलाह देने की जहमत नहीं उठानी चाहिए। बेटा बहू दोनों अमेरिका चले गए। वह एक बार फिर निपट अकेली रह गई। जिंदगी की झांझवतों से छत बिछत उसका मन अब संयम ही नहीं रख पा रहा था। जिस धैर्य और आत्मविश्वास से उसने अपने आप को बांध रखा था, वह टूट कर बिखर गया था। क्या औरत का जीवन सिर्फ त्याग के लिए ही बना है? सिर्फ परिवार के सदस्यों के बीच कड़ियाँ बैठाते रहो और उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है? अपने सपने को पूरा करने के लिए कठपुतली सी नाचती उसकी काया अचानक जैसे जड़ हो गई। बरसों से जिन आंसुओं को बांध रखा था, आंखों से सैलाब बन उमड़ पड़ा था। वह सारी रात रोती रही। बेटा चला गया, यह दुख उसे बहुत ही गहरे आत्मा को कष्ट दे रहा था। दूसरे दिन सुबह उठ नहीं पाई। वह वैसे ही बिस्तर पर पड़ी रहती अगर लता नहीं आती। लता जो उसके हर सुख दुख की साक्षी थी, एक बार फिर उसे अकेलेपन के अवसाद से निकालने के लिए उसके पास आ खड़ी हुई और उसे लेकर अपने घर चली आई थी। दिन भर दोनों साथ रही। रात को सोने के समय जब एक ही बिस्तर पर लेटी तो लता अपने को रोक नहीं सकी। मैं जानती हूँ नियति ने कभी तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया। तुमने बहुत दुख झेले हैं, फिर भी बेटा के चले जाने से इतना दुखी क्यों हो और बेचैन क्यों हो? इतना भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या ऐसा अप्रत्याशित हो गया है
जी लेने दो उसे अपनी ज़िंदगी जैसा वह चाहता है। कब तक वो तुम्हारे आंचल से बंधा रहेगा? अब जो चीज़ें तुम्हारे बस में नहीं हैं उसे लेकर कुंठित होने से अच्छा है अपने विषय में सोचो, अपने व्यक्तित्व की, अपनी चेतना की रक्षा करो। अब तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां समाप्त हो गई हैं, तुम भी अपना जीवन नए सिरे से शुरू करो। तुम्हें हो क्या गया है लता? तुम कैसी बातें कर रही हो? अब क्या रखा है मेरे जीवन में जो नए सिरे से शुरू करूं? अभी तुमने देखा ही क्या है? अपने जीवन में तुम्हें बहुत कुछ देखना और जानना बाकी है। तू देख ही रही है, आज के लड़के लड़कियां 40-45 तक तो अपना कैरियर बनाने में लगाते हैं, तब कहीं जाकर अपना जीवन शुरू करते हैं। फिर 45 की उम्र में तुम अपना जीवन नए सिरे से क्यों नहीं शुरू कर सकती? फिर थोड़ा रुक कर बोली थी, तुमने तो अविनाश के रूप में जीवन दूसरा मौका भी दे रहा है। तुम मानो या ना मानो, पर मैं समझती हूँ तुम भी अविनाश के फीलिंग से अनजान नहीं हो। उसने तुम्हारे इंतज़ार में नौकरी मिलने पर भी शादी का विचार ही त्याग दिया। इसलिए एक बार मेरी बात पर ध्यान से सोचो, फिर फैसला करो कि आगे क्या करना है। दूसरे दिन जब वह लता के घर से लौटी तो लता की बातें रह रह कर उसके दिमाग में गूंजती रही। माधव के इस दुनिया से जाने के बाद से ही वह महसूस कर रही थी कि अविनाश उसका कुछ विशेष ही ख्याल रखता था, पर कभी मुंह खोलकर कुछ भी नहीं कहा। उसकी आत्मीयता, उसकी सहायता सब निस्वार्थ होती। दुर्भाग्य के कठिन समय में भी वो हमेशा उसकी मदद के लिए तैयार रहा, पर अपना होने का या अपने प्यार का दावा कभी नहीं किया। पर बेटा तो उसका अपना सगा था, उसके हार मांस का बना। क्या कुछ नहीं किया था उसने अपने बेटा के लिए, फिर भी बेटा ने अपनी सुख की खातिर उसे अकेला कर गया। यह भी नहीं सोचा कि उसके बिना उसकी माँ अकेले कैसे जिएगी। फिर वह क्यों उसे याद कर तिल तिल मौत का इंतज़ार करे? बेटा की तरह उसे भी सुख पाने का अधिकार है। फिर वह क्यों त्याग की मूर्ति बनी रहे? अगर वह अविनाश का हाथ थाम लेती है तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। एक हफ्ते बाद जब लता उससे मिलने आई, उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मालती के चेहरे पर रौनक वापस आने लगी थी। उसकी आंखों में बेटे बहू के बिछोह के दुख के बदले जीवन की मधुर अभिलाषा, यौवन के ढलान पर भी उसके चेहरे पर अपने रंग बिखेर रहे थे। साथ ही उसके होठ भी गुनगुना रहे थे। लता आगे बढ़कर दोनों हाथों से उसका कंधा थामते हुए बोली, मैं तुमसे जो कुछ कहा था उस पर तुमने क्या कुछ सोचा? सोचना क्या है लता, तुम मेरे लिए कुछ गलत तो सोच ही नहीं सकती। बोलते बोलते मालती के चेहरे पर लाल टेसू सा रंग बिखर गए। वह शर्मा कर अपनी हथेलियों के बीच अपना चेहरा छुपा ली। लता उसे गले से लगाते हुए बोली, ओ मालती, तुमने इतना साहसिक फैसला लेकर आज मेरा मन खुश कर दिया। फिर उठते हुए बोली, अब मैं चलूँगी क्योंकि दोनों तरफ के शादी के सारे काम मुझे ही निपटाने हैं। लता के जाते ही उसने अमेरिका अपने बेटा को फ़ोन लगाया और अपने फैसले के विषय में उसे जानकारी दी। सुनते ही बेटा बहू दोनों भड़क गए। बेटा उसे पाठ पढ़ाते हुए बोला, माँ, आप ऐसा फैसला कैसे कर सकती हैं? आप सठिया गई हो, जो सुनेगा वही हंसेगा। उसकी बातें सुन वह बहुत ही इत्मीनान से बोली, पहली बात, लोगों का क्या है? 2-4 दिन लोग बोलकर चुप हो जाएंगे, उसके लिए मैं उम्र भर अकेलेपन का दर्द क्यों झेलूं? दूसरी बात, तुम अच्छी तरह जानते हो कि एक बार मैं फैसला कर लेती हूँ तो उस फैसले से पीछे नहीं हटती। माँ की बातें सुन। प्रवासी बेटे ने धमकी देते हुए बोला कि वह हमेशा के लिए अपनी माँ से रिश्ता तोड़ लेगा, और उसने सचमुच में उससे रिश्ता तोड़ ही दिया। कुछ ही दिनों बाद उसने अविनाश से कोर्ट में शादी कर ली। फिर से एक बार उसके बालकनी में के गमलों में लाल पीले फूलों के संग वही सुनहरी धूप उतर आई थी जो ज़िंदगी की जद्दोजहद में जाने कहाँ खो गई थी। सुबह सुबह अविनाश के साथ सुनहरी धूप में बैठकर बातें करना और चाय पीना उसे गहरे सुकून से भर देता। तब उसे लगता उसने सही समय पर सही फैसला लिया। बेटे की बात में पड़ता पर तो हमेशा के लिए उसे फिर अकेलेपन का दर्द झेलना होता। धन्यवाद। अभी सुन रहे थे आप लेखिका रीता कुमारी जी की कहानी सुनहरी धूप। अगर यह कहानी आपको पसंद आती है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।